नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात बक्सर की खबर की, जहां सोशल मीडिया पर सदर अस्पताल की एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि एक मां नवजात को स्टील के ट्रे में लेकर अस्पताल जा रही है। महिला के साथ उसका पति भी है, जिसके कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर है। इस तस्वीर को दिखाते हुए बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले पर बक्सर के सिविल सर्जन ने सफाई दी है। उनका कहना है कि बक्सर के चौसा में एक प्राइवेट क्लिनिक है, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। अस्पताल में जन्म देने के बाद जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सिविल सर्जन का कहना है कि ट्रे और सिलेंडर सदर अस्पताल का नहीं है। गंभीर स्थिति में अस्पताल आने की वजह से नवजात की इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल में लापरवाही की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पीड़ित परिवार राजपुर के सखुआना गांव का निवासी है। तस्वीर आपके सामने जो लगातार वायरल हो रही है। सिलेंडर की बात है, वो सिलेंडर जो है सरकारी अस्पताल का है ही नहीं। वैसा छोटा सिलेंडर अस्पताल में किसी जगह अवेलेबल ही नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल मामला लगता है कि ये किसी प्राइवेट नर्सिंग होम वाले ने अपने यहाँ डिलीवरी करा करके रोगी को जो है यहाँ भेज दिया और सदर अस्पताल को बदनाम करने के लिए। हम लोग अब ये सब जब हो जाता है तो इलीगल क्लिनिक के में कुछ जांच करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि इलीगल क्लिनिक को बंद कराने का उपाय करेंगे। तो नवजात की जान चली गई है। इस मामले पर सफाई दी जा रही है सिविल सर्जन की तरफ से। मामले में लाख सफाई प्रबंधन की तरफ से दिया जाए, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं। और सवाल ये कि तस्वीर वायरल होने के बाद आखिर जांच का भरोसा क्यों दिया जा रहा है? आखिर क्या जो नवजात की मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? नवजात की मौत के जिम्मेदार लोगों पर क्या उचित कार्रवाई होगी? और सवाल ये भी कि आम लोगों को आखिर कब बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी? कब ऐसा होगा? ऐसी खबर सुनने को नहीं आएगी। नवजात की मौत हो रही है, कभी मां की मौत हो जाती है। पुष्पराज बक्सर संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पराज, ऐसी तस्वीरें जाहिर तौर पर बहुत परेशान करने वाली हैं। जिस तरह से एक स्टील के ट्रे में मां नवजात को लेकर जा रही है, मामले पर सफाई जरूर दी जा रही है, लेकिन सवाल स्वास्थ्य सिस्टम पर उठ रहे हैं। निश्चित रूप पर से ये पूरा जो मामला जब से सामने आया है, आपको बता कि बक्सर जिला प्रशासन के आला अधिकारी बक्सर डीएम अमन समीर ने भी काफी मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने तत्काल बक्सर के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि इस बच्चे की डिलीवरी चौसा में कहाँ हुई है, किस अस्पताल में इसकी डिलीवरी हुई है, उस पर कार्रवाई करने के लिए। क्योंकि आपको बता दें कि जब बच्चा बक्सर सदर अस्पताल में आया तो काफी क्रिटिकल कंडीशन में था और बक्सर सिविल सर्जन का कहना है कि उस समय तैनात डॉक्टर गुप्ता थे जिन्होंने बच्चे को देखा, जिसके बाद इसे एसएनसीयू जो डिपार्टमेंट होता है बच्चों का, वहां इसे एडमिट किया गया और बच्चे की मौत वहां इलाज के क्रम में हुई है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मामला है बक्सर स्वास्थ्य विभाग के लिए और इस पूरे मामले पर बक्सर सिविल सर्जन ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है बिल्कुल जांच की बात अब कही जा रही है इस पूरे मामले में। पुष्पराज, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मौत के बाद हर बार जांच क्यों की जाती है? इस नवजात की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है और क्या वाकई उस पर कार्रवाई हो पाएगी? और बुलेटिन में बात एक और बड़ी खबर की। सासाराम में गैस एजेंसी के कर्मचारी को गोली मारी गई है। गोली मारकर 3,26,000 रुपए लूट लिए गए हैं। तो सासाराम में गैस एजेंसी के कर्मचारी को गोली मारी गई है। गोली मारकर 3,26,000 रुपए लूट लिए गए हैं। बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हम आपको बता दें, घायल कर्मचारी फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुफस्सिल थाने के लालगंज में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये जो घटना अंजाम दी गई है वो सासाराम में दी गई है। उधर राजस्थान में सियासी उठापटक के खिलाफ पटना में कांग्रेस बिहार के नेताओं ने मार्च निकाला। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने।
कांग्रेस ने आज राजभवन मार्च निकाला है और यहाँ पे आपको देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियाँ निकाली जा रही हैं वो ज़रा देखिए कि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो जो बात होती है कि 2 फीट की दूरी पर अगर आप रहें तो, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो रहा है और कैसे यहाँ पे मार्च के नाम पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसका सीधा उदाहरण जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये एक बात है कि मार्च अब निकाल रहे हों, विरोध प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन कोरोना का कहर जिस ढंग से बिहार में हुआ है और जितना विस्फोट इन दिनों है उसको देखते हुए एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। और जी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं वो सोशल डिस्टेंस देखिए, सब दूर दूर खड़े हैं, कुछ चले आते हैं बीच में, दूर दूर फैले। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का आप नहीं पालन करेंगे तो कौन करेगा? नहीं हम करेंगे, हम अभी तुरंत अभी आए हैं, सब हम कर लेते हैं। क्या कर रही थी? देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि करेंगे, लेकिन हकीकत जो है वो आपके सामने दिखाई पड़ रही है और ये एक मार्च के नाम पे कहा जा सकता है कि एक बड़ी लापरवाही सामने दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो सियासतदान अपनी सियासत कर रहे हैं कोरोना के खतरे को भूलकर। इधर बिहार में पटना एम्स में कोरोना मरीजों के लिए सबसे ज्यादा बेड है, लेकिन इसके बावजूद आरोप लगते रहे हैं कि यहां पर मरीजों को भर्ती नहीं लिया जा रहा है। इस आरोप पर अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार ने सफाई दी है और कहा है कि जिन मरीजों को डॉक्टर रेफर करते हैं उन्हें ही यहां पर भर्ती किया जाता है। देखिए, हमारा अस्पताल जो है ये पूरी तरह से कोविड ट्रीटमेंट के लिए समर्पित है। हम लोगों ने अभी अपनी सारी जो सर्विसेज हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो ऑपरेशंस हो, सब बंद कर रखे हैं सिर्फ कोविड के मरीजों के इलाज के लिए। तो जब से ये कोविड अस्पताल घोषित हुआ है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव मरीज, जो पॉजिटिव मरीज होंगे कोरोना के, उन्हीं को हम भर्ती करते हैं या उनका इलाज करते हैं। तो आम जनता के लिए भी मैं ये बता दूं कि अगर वो कहीं से पॉजिटिव हुए हैं तो अपने निकट के अस्पताल में दिखाएं और वहाँ अगर डॉक्टर समझते हैं कि वो सिम्टोमेटिक है तो वो रेफ़र करेंगे एम्स में। मकसद की 2 चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है, एक पॉजिटिव का रिजल्ट, चाहे वो रैपिड एंटीजन हो या RT-PCR हो, और दूसरा निकट के सरकारी अस्पताल से के डॉक्टर का दिखाया हुआ और उनके द्वारा रेफर किया हुआ। तो लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि मरीजों को भर्ती नहीं लिया जा रहा है एम्स में, उसी पर एम्स की तरफ से सफाई पेश की गई है। इधर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज अस्पताल के साथ साथ घर पर भी हो रहा है। मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए नवादा में कॉल सेंटर बनाया गया है। इस कॉल सेंटर का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल। कोरोना के बढ़ते मरीज को देखते हुए अब कोरोना के पॉजिटिव मरीज को उन्हें होम आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई है, मगर इस दौरान अगर उन मरीजों की अगर स्थिति बिगड़ती है तो वैसे मरीजों की हाल लेने के लिए नवादा सदर अस्पताल में एक कॉल सेंटर का निर्माण किया गया है, जहां वैसे पॉजिटिव मरीजों का एक प्रॉपर लिस्टिंग किया गया है और उनका रिकॉर्ड रखते हुए फ़ोन नंबर के साथ उन्हें दिन में 4 बार फ़ोन किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा DHS सोसाइटी में, जहां पे आप देख सकते हैं एक कॉल सेंटर का निर्माण किया गया है, जहां पे एक ऑपरेटर हैं जो शिफ्ट में बैठते हैं और वैसे पॉजिटिव मरीजों का कॉन्टैक्ट नंबर पे उनका हाल लेते हैं। हम बात करें नवादा की, तो नवादा में होम आइसोलेशन में मरीजों की ठीक होने की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और अभी भी फ़िलहाल ज़िले में लगभग 100 से ऊपर मरीज अभी होम आइसोलेट में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह व्यवस्था जो सदर अस्पताल के द्वारा किया गया वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए DRDO ने बड़ी पहल की है। DRDO ने बिहार सरकार को 500 बेड का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव दिया है। DRDO की 2 सदस्यीय टीम पटना पहुंची और उन संभावित जगहों का जायजा लिया जहां अस्पताल बनाया जा सकता है, जिसमें से एक वेटनरी ग्राउंड भी है। संवाददाता आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए DRDO ने बड़ी पहल की है और बिहार सरकार से संपर्क साधकर उनसे आग्रह किया है कि कोई ऐसी ज़मीन मुहैया कराई जाए जहां पे वो 500 बेड का अस्पताल बना सकें, जहां पे कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों का इलाज किया जाएगा। DRDO की 2 सदस्यीय टीम पटना पहुंची थी और उसने पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड के साथ साथ ESI हॉस्पिटल बिहटा का भी निरीक्षण किया, साथ ही सेना और रेलवे के भी कुछ जगहों को देखा है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि DRDO की टीम को पटना का वेटनरी कॉलेज ग्राउंड और ESI हॉस्पिटल बिहटा पसंद आया है, जिसकी रिपोर्ट वो उच्च स्तरीय अधिकारियों को देंगे और उम्मीद जताई जा रही है
कि बहुत जल्द इसका फैसला हो जाएगा कि DRDO पटना में किस जगह पे हॉस्पिटल बनाएगी जहां पे ऑक्सीजन सहित वो तमाम संसाधन मौजूद रहेंगे जो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों के लिए ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है DRDO ने बड़ी पहल की है और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द स्थल का चयन हो जाएगा और 500 बेड का अस्पताल बनेगा जहां पे कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों का इलाज हो सके। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। इधर NMCH के नए अधीक्षक विनोद सिंह का कहना है कि अस्पताल में व्यवस्था की कमी है। उन्होंने बताया कि 3 स्टाफ और 3 मॉर्चरी वैन के कारण शव के अंतिम संस्कार में समय लग रहा है। एक दिन में 3 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में समय लग रहा है। विनोद सिंह जी, कांटों का ताज है। हाँ, अभी चुनौतियां बहुत है। मतलब जो मरीजों की संख्या है वो काफ़ी है। दूसरा है कि जो हमारे पास जो संसाधन है जिससे कि हम मरीजों को इलाज कर सकते हैं उसमें थोड़ी बड़ी कमी है जिसको दूर करने की हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो डेड बॉडी है उसके डिस्पोजल में ज़रूर कुछ डिले हुआ है। उसके लिए हम लोग खुद शर्मिंदा महसूस करते हैं कि वो क्यों डिले हुआ, लेकिन उसके पीछे जो उसका बेसिक रीज़न है कि जो लोग सैनिटाइज करते हैं डेड बॉडी को, जो उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। एक शिफ्ट में कम से कम 3 वर्किंग आदमी चाहिए, क्योंकि जो डेड बॉडी का जो वेट होता है वो 70, 80 और 100 किलो का होता है। तो एक आदमी जो है उस पॉलीथीन को, कंटेनर को पकड़ता है, 2 आदमी बड़ी मुश्किल से उसको अंदर ठेलता है। और फिर जो हमारे पास जो मॉर्चुरी वैन है उसकी भी संख्या मात्र 3 है। तो एक बार जब वो डेड बॉडी लेकर जाता है श्मशान घाट उसके संस्कार के लिए, तो अंतिम संस्कार के लिए, तो उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। अगर हम उसको 10 बजे दिन में भेजते हैं तो वो 5-6 बजे तक आता है, कारण कि वहाँ श्मशान घाट में भी जो है लंबी कतार होती है, उनके पहले भी लोग लगे हुए रहते हैं। तो 3 वैन हमारे लिए जो है वो पूरा नहीं है। जैसे कल तो नहीं, परसों 24 घंटे में 10 डेथ हुआ था लगभग, और 10 डेथ को 3 वैन से उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो NMCH में व्यवस्था में खामियां है, ये बात अब अधीक्षक ने भी स्वीकार कर ली है। चलिए अब बड़ी खबर की बात करते हैं। बुलेटिन में मोतिहारी से बड़ी खबर। मोतिहारी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग दरअसल डूबने से यहां पर उनकी मौत हुई है। दाह संस्कार में ये दोनों युवक गए थे। स्नान करने के दौरान ये हादसा हुआ है। गोताखोरों ने दोनों युवकों के शवों को बाहर निकाल लिया है। चकिया के बांसघाट बाजार की एक घटना है। बड़ी खबर मोतिहारी से आपको दे रहे हैं, जहां पर दाह संस्कार में शामिल होने गए 2 युवक की जान चली गई है डूबने की वजह से। स्नान करने के दौरान इन दोनों की जान गई है। तो मुश्किलें बाढ़ ने बढ़ा रखी हैं बिहार की। कोरोना के साथ साथ बिहार के 11 जिलों में बाढ़ से मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। दरभंगा में स्थिति सबसे अधिक भयावह है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। आपके सामने ये 2 तस्वीरें दरभंगा और उसके आसपास के इलाकों की तस्वीरें। पहली तस्वीर केवटी प्रखंड के डुंगरी और गुठली के बीच बड़ेला चौर के सीमा बांध की है, जहां पर 10 फीट तक ये बांध टूट गया है। बांध टूटने से करीब आधा दर्जन गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने दरभंगा को मधुबनी से जोड़ने वाले NH 105 की तस्वीर है, जहां पानी सड़क के आर पार हो रहा है। पानी की खतरनाक धार के बीच लोग आने जाने के लिए विवश नजर आ रहे हैं। हम दरभंगा से मधुबनी को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 105 पर खड़े हैं और 105 की तस्वीर है नेशनल हाईवे की। किस कदर यहाँ पर बाढ़ का पानी, बागमती नदी का ये पानी है और करंट किस कदर है ये देखिए। यहाँ चलने में मैं असहजता महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं इसी बाढ़ के पानी में। और लोग बता रहे हैं कि तकरीबन यहाँ प्रतिदिन 10,000 से अधिक गाड़ियाँ जो हैं वो पार करते हैं इस सड़क में। फिलहाल दरभंगा में बाढ़ की विभीषिका लगातार बढ़ती ही जा रही है। लोग परेशान हैं और पानी के करंट के बीच देखिए, ये जो नेशनल हाईवे है दोनों तरफ से
सड़क के एक तरफ से पानी जो है वो आ रहा है, पानी का करंट किस कदर है वो आप तस्वीरों में देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर पानी का करंट है। हालांकि गाड़ियां जो है वो आ रही हैं यहाँ पर, परेशानी अपनी जगह है, लेकिन लोगों का काम भी महत्वपूर्ण है, लिहाजा लोग इसी बार के पानी में आ रहे हैं जा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ एहतियात की कमी दिख रही है, कोई प्रिकॉशन लेना चाहिए था जो फिलहाल नहीं दिख रहा है, और ऐसे में लोग अपना जान जोखिम में डालकर आ रहे हैं। फिलहाल जो लोग आ रहे हैं, देखिए गाड़ियों की स्पीड जो है वो धीमी है और काफ़ी परेशानी है। ये नेशनल हाईवे है जो दरभंगा को जयनगर से जोड़ता है। जो लोग आ रहे हैं आप देखिए कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर। जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। पानी में करंट बहुत अधिक है। पानी का करंट बहुत अधिक है। हाँ बहुत है, परेशानी हो रही गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा। तो अभी ऑफिस जाने में दिक्कत हो रहा है, हम लोग बैंक के स्टाफ है, अभी जाने में दिक्कत इतनी हो रही कि पूछिए मत। तो नहीं लगता नहीं है कि आप अपना लाइफ जो है रिस्क पे डाल रहे हैं? अब क्या करें, नौकरी भी तो करना है ना, बाल बच्चे को भी तो देखना है ना। अमित जी हैं, बैंक एम्प्लॉय हैं, बता रहे हैं कि करंट बहुत अधिक है, लेकिन जाहिर सी बात है जाना भी मजबूरी है, काम करना भी जरूरी है चूँकि फैमिली है। और आप देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर एहतियात बरतना चाहिए था, प्रशासन की तरफ से भी यहाँ डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था, लेकिन एक कमी दिख रही है। जिस सड़क पर प्रतिदिन 10,000 गाड़ियाँ चलती हों, इतना अधिक करंट है, वहाँ पर एहतियात प्रशासन को भी बरतना चाहिए था, लेकिन फिलहाल इसकी कमी दिख रही है दरभंगा में। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। दरभंगा के बाद बात खगड़िया की कर लेते हैं। यहां से भी बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खगड़िया में कोसी, बूढ़ी गंडक और बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं गंगा के जलस्तर में भी वृद्धि जारी है। जलस्तर बढ़ने से खगड़िया के 27 पंचायत के 70,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सैकड़ों एकड़ में लगी मक्के की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसका उपयोग अब किसान पशु चारे के रूप में कर रहे हैं। खगड़िया के अलौली में नाव के सहारे मक्के की फसल को काट कर ला रहे किसानों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में मक्का किसानों को हर साल काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़। हम इस समय खड़े हैं, ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि इस बार फिर बाढ़ ने काफ़ी तबाही मचाई है और जो मक्का फसल लगा हुआ था वो जो सैकड़ों एकड़ में वो काफ़ी डूब चुका है। चीज़ हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ से आ रहे हैं और क्या परेशानी है। सर यहाँ पे ला से घास लाता है, कोई उपाय नहीं है, कभी कल्ला मिलता नहीं, भर दिन हम रह जाता है खेतों में, तो कोई ला आता है उस पर लाद करते अपने माल से ले जाता है, उसको कुट्टी काटते भूसे मिलाते, कुछ आधु पेट खिलाते, रास्ता हो पानी से पूरा डूबा है। खेत से ला रहे हैं, यहाँ पे जो है पूरा फ्लड हो गया है सर। यहाँ पे मक्का 10-12 बीघा हम लोग लगाए थे और धान भी लगाए थे, पूरा फसल नष्ट हो गया है। किसी तरह सोच रहे हैं कि मवेशी को जो है काट के लाएं। सुबह जाते हैं, शाम में 1 बजा होता है, ला करके फिर मवेशी को देते हैं। किसी तरह हम लोग यही पर कृषि पर ही डिपेंड आदमी है कि सोचते हैं किसी तरह अगर हो जाता तो बाल बच्चा अच्छा से पढ़ता लिखता, लेकिन अब की बार तो भी सरकार से कोई उम्मीद है? सरकार अगर मुआवजा दे तो, लेकिन मिलने वाला तो नहीं है। जिस तरह से ये जो मक्का किसान हैं उनकी परेशानी आपने सुनी है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो इस बार भी वो मक्का का फसल किए थे, लेकिन बाढ़ के कारण पूरा फसल क्षति हो चुका है। ऐसे में सरकार से ये राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो खगड़िया के लोगों को सरकार से मदद की आस से देखना होगा इनका इंतजार कब खत्म होता है। बुलेटिन में खबरों का सफर जारी है, आगे देखिए। बाढ़ में अपना बिहार देख रहे हैं आप। बाढ़ के बीच मौसम विभाग के अलर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक साथ कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। दोपहर 3 बजे वज्रपात और बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही गोपालगंज, औरंगाबाद, रोहतास के लिए भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जहानाबाद, लखीसराय के लिए भी अलर्ट है। पटना, सीतामढ़ी, सिवान और सारण में भी अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर वज्रपात और बारिश हो सकती है। तो अलर्ट के बीच पश्चिम चंपारण के बेतिया में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होनी शुरू भी हो गई है। आंधी के साथ हो रही तेज बारिश ने मौसम का मिजाज यहां पर बदल दिया है। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के अंदर डर भी है। तो बेतिया में बारिश की शुरुआत हो चुकी है, तेज हवा के साथ यहां पर बारिश हो रही है। अब बात राफेल विमान की। राफेल फाइटर विमान आज फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गया है। पहली खेप में कुल 5 राफेल भारत के लिए रवाना हुए हैं। ये विमान 29 जुलाई को अंबाला में एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे।
ये भारतीय राफेल विमान फ्रांस के अबुधाबी स्थित अल धाफरा स्थित हवाई ठिकाने पर उतरेंगे। करीब 10 घंटे की इस यात्रा के दौरान हवा में तेल भरने के लिए 2 विमान उनके साथ रहेंगे। विमान रात भर रुकने के बाद फिर भारत के लिए रवाना होंगे। भारत में पहुंचने के बाद ये विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे।